हेलो, वेलकम टू एवर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट इन डीबीएमएस और दूसरा है वो बात करेंगे एसक्यूएल एलिमेंट इन मायस्क्यूएल। एसक्यूएल का कौन से एलिमेंट है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट इन डीबीएमएस। जैसे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको पार्ट है जो हम बात करते हैं डीबीएमएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं टू मैनेज डेटा एफिशिएंटली यूजिंग ए डीबीएमएस वी शुड फॉलो सम इंपॉर्टेंट की टर्म। मतलब जब भी हमें डेटा को अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से यूज करना होता है, उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होता है, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को फॉलो करना होता है। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, जैसे टर्म बताए गए हैं, ये अगर हम अच्छे से फॉलो करें तो हमें बेहतर परिणाम मिलता है। ठीक है, तो कौन से परिणाम है, कौन से टर्म है? पहला टर्म है डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है द डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। जो डेटाबेस हम बना रहे हैं उसका डिजाइन क्या है, उसमें कितने टेबल हैं, उन टेबल पे कितने कॉलम्स हैं, फील्ड्स कौन हैं, रिकॉर्ड कैसे बना रहे हैं, इन सभी को हम कभी कनेक्शन कैसे दे रहे हैं, ये सभी क्या इज द कंप्लीट डिजाइन। इस डिजाइन को हम बोलते हैं द डेटाबेस स्कीमा। इट मींस द डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। ओके, द सेकंड इज डेटा constraints. Constraints are used to ensure accuracy and reliability of data in the database. कॉन्स्टेंट बताते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए जो डेटाबेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर देना चाहिए, एंड रिलायबल, वह भरोसेमंद होना चाहिए। जो हमें आंसर आ रहा है, क्वेरी एग्जीक्यूट करने पे हमें आंसर मिल रहा है, वह रिलायबल है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, इस टर्म को बोलते हैं डेटा कॉन्स्टेंट। फिर बात करते हैं मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी का मतलब होता है द डेटा about the data, means the information about the data. Okay, next database instance. The snapshot of the database at any given time is the database instance. क्योंकि रियल टाइम पे डेटाबेस एक क्या चल रहा है, एक स्नैपशॉट, एक स्मॉल शॉर्ट पिक्चर, एक आगे तक एक चीट शीट हम पता लगाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसे बोलते हैं स्नैपशॉट। इसी चीज को किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे डेटाबेस में क्या चल रहा है इसे देखने के लिए हम यूज करते हैं डेटाबेस इंस्टेंस। ओके, तो मतलब होता है द स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है क्वेरी, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एसक्यूएल इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेरी मींस द क्वेश्चन, द क्वेरी इज द रिक्वेस्ट मींस that we are what we are asking for the database, को बोलते हैं क्वेश्चन टू द डेटाबेस फॉर obtaining information in the design way। मतलब कि जब हम डेटाबेस से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को एसक्यूएल की भाषा में हम लोग क्वेरी कहते हैं। इसलिए किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें उसका आंसर चाहिए, इसलिए हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, हम प्रश्न उससे पूछते हैं और डेटाबेस अपने सर्च इंजन का इस्तेमाल करके हमें आंसर फाइंड करके शो कर देता है। अब बात करेंगे डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है अपडेशन यानी मॉडिफिकेशन। डेटा मॉडिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन ऑपरेशन। जब भी डेटाबेस के मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन की बात की जाती है तो 3 बेसिक टर्म से हम बात करते हैं। पहला होता है हमारा इंसर्शन, डेटाबेस में कैसे न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। सेकंड डिलीट, बना वाला रिकॉर्ड है, कुछ गड़बड़ी होगी उसे हटाना है, डिलीट करना है। सेकंड, और थर्ड होता है अपडेशन। अपडेशन का मतलब ये होता है कि कुछ नंबर मॉडिफिकेशन करना है रिकॉर्ड में, उसे बोलते हैं हम डेटाबेस या तो टेबल या डेटाबेस मॉडिफिकेशन यानी कि अपडेशन। अब लास्ट बात करेंगे डेटाबेस इंजन। इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम यूज्ड बाय डीबीएमएस टू क्रिएट डेटाबेस एंड हैंडल डिफरेंट क्वेरी फॉर डेटा रिट्रीवल एंड डेटा अपडेशन। तो ये क्या होता है डेटाबेस इंजन? एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो डेटाबेस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो उसको करते हैं टू क्रिएट द डेटाबेस। यदि एक नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम जो सेट ऑफ प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं और हैंडल डिफरेंट क्वेरी, और तरह तरह के क्वेरीज को हम हैंडल करते हैं जिससे कि हम डेटा को एग्जीक्यूट कर सके, प्राप्त कर सके और उनको जैसे चाहे उसको हैंडल कर सके। तो यहाँ पे जिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं डेटाबेस इंजन। क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल करके हम नए डेटाबेस बनाते हैं और तरह तरह के क्वेरी के ऑपरेशन हम डेटाबेस पे परफॉर्म करते हैं। जैसे अभी नाम दिया है यहाँ पर डेटाबेस के लिए सर्च इंजन, तो ये वही है सर्च इंजन जिसका इस्तेमाल करके हम डेटाबेस की क्वेरी यूज करते हैं और रिजल्ट को गैदर करते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द
some important key concepts in DBMS. Now we will discuss in the about the SQL element in MySQL. यदि हम लोग बात करते हैं SQL एलिमेंट इन MySQL, यानी कि SQL के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें हम MySQL में यूज करते हैं। तो मेनली 4 ऐसे एलिमेंट हमारे, पहला है रिसोर्स, फिर डेटा टाइप, देन नल और फिर आता है आखिर में कमेंट। ये 4 टाइप हैं जिन्हें हम लोग डेली आकर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लिटरल के बारे में। लिटरल मींस द फिक्स्ड वैल्यू, मतलब कि जैसे कि कैरेक्टर हो गया या न्यूमेरिक हो, दिस कैन बी कैरेक्टर टाइप और न्यूमेरिक टाइप। ये होते हैं हमारे फिक्स्ड वैल्यू, मतलब जो चेंज नहीं होते हैं, ऐसी वैल्यू भी हमेशा फिक्स होते हैं। अब इनमें टाइप है, पहला होता है हमारा कैरेक्टर टाइप और दूसरा होता है हमारा न्यूमेरिक टाइप। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर टाइप के बारे में। तो सबसे ज्यादा यही यूज करते हैं हम लोग। तो कैरेक्टर टाइप लिटरल आर, जैसे कि कुछ शब्द हो गए, जैसे कि एवरेज, एड्रेस, यहाँ पे देख रहे हैं एवरेज में यहाँ पे सिंगल क्लोज और एवरेज में सिंगल क्लोज और एड्रेस में डबल क्लोज। इसी प्रकार से कोई डेट है इसमें सिंगल क्लोज है, कोई नंबर है इसमें सिंगल क्लोज है, ऐसे ये सब हमारे क्या है, दिस ऑल आर द कैरेक्टर टाइप। दे आर इनक्लूडेड आइदर सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन मार्क्स। अब इसे जैसे जो भी शब्द आ रहे हैं, जो भी हमारे और है डेटा है, ये कुछ आप देख रहे हैं, कुछ सिंगल में है, कुछ डबल में है, तो दोनों का अपना अलग अलग मतलब है, तो वो डिस्कस करते हैं। Here SQL use सिंगल क्लोज और वैल्यू। जैसे जो सिंगल क्लोज होते हैं ये एज अ वैल्यू ट्रीट होते हैं, जैसे कोई शब्द हो गया या कोई डेट हो गया, इस तरह से इन्हें हम क्या यूज करते हैं, इन्हें हम वैल्यू के तौर पर ट्रीट करते हैं। और वहीं पे जो डबल क्लोज होते हैं ये हम लोग इन्हें बोलते हैं आइडेंटिफायर के तौर पर इनको ट्रीट करते हैं। देखिए सिंगल हो गया वैल्यू के लिए और डबल क्लोज हो गया आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब कि जैसे हमारी कोई टेबल है, उस टेबल में टेबल का नाम हो गया या उस टेबल में कोई कॉलम है, उस टेबल को के कॉलम को हमें यूज करना है किसी क्वेरी के साथ एसोसिएट करके, तो ये हमें यहाँ पे यूज करते हैं लोग कैरेक्टर टाइप में इनको, जैसे वैल्यू या आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है कि MySQL यूज बैकटिक। MySQL जो है डबल क्लोज के जगह पर बैकटिक सिंबल का इस्तेमाल करता है आइडेंटिफायर दैट इंस्टेड ऑफ डबल क्लोज फॉर आइडेंटिफायर। हमारे कीबोर्ड में बैकटिक की ऑप्शन दिया होता है बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट साइड में, उसे वो यूज करता है डबल क्लोज के जगह। अब जैसे कैसे यूज करेंगे सिंगल क्लोज को, जैसे मान लीजिए SQL क्वेरी लिखा हुआ है जहां पे हमने लिखा है वेयर क्लॉज, जहां पे स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव, जिसे हम सिंगल क्लोज ने यूज किया है। इस तरह से यूज करेंगे सिंगल क्लोज। और डबल क्लोज को सेलेक्ट ऐसे बैकटिक लगा लेंगे, फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट हमारे टेबल का नाम। इस तरह के अगर हमें यूज करना है तो वहां पे हम यूज करेंगे डबल क्लोज या फिर बैकटिक का इस्तेमाल डबल क्लोज के लिए, और ये हो गया सिंगल क्लोज के लिए। ओके, अब बात करते हैं हमारा दूसरा जो होता है वो है न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप यहाँ पे लिख रहा है, जैसे कुछ नंबर हो गए 8 7 305 226, तो क्या है, ऑल आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर। इट मींस द नंबर व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन आइदर सिंगल और डबल कोटेशन मार्क। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये जो नंबर है ये किसी उसमें एक ब्रैकेट नहीं है, यानी कि ये क्या है नंबर। अगर यही पे ये जो नंबर है ऐसे किसी अंक में अगर फ्लोट होते तो ये शब्द थे जाते, अब ये फ्लोट में नहीं है तो ये क्या है आउट है, दैट मींस दे आर द न्यूमेरिक टाइप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डेटा टाइप। Means what type of data we are using. It means what type of data the database table will use. इसका मतलब होता है what type of data our database table is going to use and what type of data the table is using. Some different types are. अब इस data type को हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि numeric type हो गया, date and time type हो गया, string और text type हो गया. These are different type of data type. Let's start. First one is the numeric type, जैसे कि int, int, float, double, etc. These are the numeric types. The second one is the date and time type, like date, time, year, date and etc. हम तो बात करते हैं स्ट्रिंग टाइप की, तो वहाँ पे कैरेक्टर यानी कि कैर डेटा टाइप यूज करते हैं। अब क्या करते हैं कहाँ करते हैं, तो यहाँ पे लेंथ फिक्स होती है। तो जैसे कि हमने फिक्स वैल्यू रखा हुआ है, जैसे मान लो हमने यूज करना है ऐसा वर्ड जो कि फिक्स है, जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यूज करना है इंग्लिश, ENGLIS, सेवन कैरेक्टर है। तो ऐसे ही किसी टेबल में एक का फील्ड है, यहाँ पे सब्जेक्ट फिल करना है, तो आप स्टार्ट कैरेक्टर में इंग्लिश में यूज करते हैं, तो आप हम फिक्स कर देंगे कैट इन द ब्रैकेट 7। यहाँ पे फिर 5 यूज करा, आपको जैसे जो भी रिक्वायरमेंट है उसे आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ द टेबल।
फिर बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल लेकर, वेरिएबल मतलब होता है कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, आपने एक डिफाइन कर रखा है। जैसे कि आप ये देखो var क्या इन द ब्रैकेट 50 है लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल लेंथ का मतलब ये है कि आप ये 50 को डिफाइन कर रखा है। अब जरूरी नहीं कि आपने 50 कैरेक्टर पूरे लिखने हैं, हो सकता है आपका काम 10 कैरेक्टर में चल जाए, हो सकता है आपका काम 20 कैरेक्टर में चल जाए, बट फॉर द मार्जिन वी हैव डिफाइंड द 50 और हमारी जो भी एंट्री होगी वो 50 कैरेक्टर के अंदर नहीं हमें सिलेक्ट करके इसको रखना है। तो इट इज फॉर द वेरिएबल है, जिसमें वो वेरिएबल भी बोलते हैं। फिर बात कर रहे हैं वो ब्लॉक। ब्लॉक क्या है? यह भी एक प्रकार का टाइप है, विच इज द केस सेंसिटिव स्ट्रिंग। यह ब्लॉक है, केस सेंसिटिव के तौर पर यूज करते हैं। आपने कोई कैरेक्टर कैपिटल में लिखा है, कुछ स्मॉल में लिखा है, तो ये बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेगा। कैपिटल और स्मॉल में जरा भी डिफरेंस होगा तो यह वर्क नहीं करेगा, ऐसे स्पेलिंग में यह वर्क नहीं करता है। Why? Because it is the case sensitive string. ये सेंसिटिव का मतलब होता है कि कैपिटल है तो कैपिटल ही चाहिए, स्मॉल है तो स्मॉल ही चाहिए। कैपिटल या स्मॉल और स्मॉल या कैपिटल नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट द केस सेंसिटिव। इट इज नॉट केस सेंसिटिव, दैट मींस कि आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, बस उसे शब्द चाहिए, होने चाहिए शब्द जो आप क्वेरी में यूज करवा रहे हो वो सब तो होने चाहिए। कैपिटल है स्मॉल है इससे कोई मतलब नहीं। तो दीज आर द some string, some of the data type। ओके, अब बात करते हैं तीसरा हमारा आता है नल। नल इंपॉर्टेंट है, टेबल बनाते हैं, इंटर करते हैं, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो इफ ए कॉलम इन ए रो हैज नो वैल्यू, जैसे कोई कॉलम बना है और उसने किसी रो में कोई रिकॉर्ड हम एंट्री नहीं कर रहा है, जैसे हमने कोई टेबल बनाया उसमें कोई फील्ड है जिसमें जैसे एड्रेस, अब एड्रेस वाले कॉलम में जो फील्ड हम एंट्री कर रहे हैं उस वाले पर्टिकुलर रिकॉर्ड में एड्रेस वाले फील्ड को हमने ब्लैंक छोड़ दिया, तो उसकी बात की जाती है। ठीक है, जब आप ब्लैंक छोड़ देते हो तो बोलते हैं नल, जब आप ब्लैंक नहीं छोड़ते तो बोलते हैं नॉट नल। क्योंकि आपको फिल करना है, रोल नंबर बचेगा। इट कैन बी नल, ये नल नहीं बचता है, इसको भरना होगा कि नॉट नल। और वहीं पे अगर एड्रेस है तो जरूरी क्या पड़ता है, एड्रेस देना है, आप दे सकते हैं नहीं दे सकते। इफ ए कॉलम इन ए रो हैज नो वैल्यू देन दैट कॉलम इज सेड एज नल। ओके, वही बात करते हैं नल अपीयर इन कॉलम ऑफ एनी डेटा टाइप। अब जो हमारा जो नल अपीयर होता है ये किसी भी डेटा टाइप पे अप्लाई किया जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि वो इस कैरेक्टर पे काम करेगा, नंबर पे काम करेगा, डेटा टाइप पे काम करेगा, नहीं, किसी भी डेटा टाइप पे काम करता है। और वही पे इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि नॉट नल होता है। इस रिस्ट्रिक्शन की नॉट अप्लाइड बाय द डेवलपर। अभी जो नॉट नल वाला जो काम है इसे डेवलपर के द्वारा अप्लाई नहीं किया जाता है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, कीप इन माइंड। ओके, नल शुड बी applied when actual value is null। unknown मतलब कि null को तभी इस्तेमाल किया जाता है कि जब हमें actual value का पता नहीं है, जैसे हम कोई वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं वहां पे हम खाली छोड़ने वाले हैं, ब्लैंक छोड़ने वाले हैं, तो इन सच सिचुएशन वी यूज द null। ठीक है, ये हमारा थर्ड टर्म था, तीसरा एलिमेंट है हमारे SQL का। अब बात करेंगे कमेंट, तो किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग सेशन और ड्यूरिंग अपडेशन। कमेंट इज अ टेक्स्ट दैट कैन नॉट एग्जीक्यूट। कमेंट क्या है? एक तरह का टेक्स्ट है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता है। कमेंट में आपकी क्या है? कैरेक्टर है, सिंबल है, जिसे हम लिखते तो है अपने कोड का, लेकिन ये जो शब्द होते हैं, ये टेक्स्ट होते हैं, ये मेन कोड के साथ एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। इट इज जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस का इस्तेमाल हम केवल डॉक्यूमेंटेशन या समझने के लिए करते हैं। भाई हमने कोई कोड में लाइन लिख दिया, अब हम समझना चाहते हैं कि लाइन का मतलब क्या है, तो वहां पे हम ऐसे जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं कमेंट का। कमेंट इज एन एक्शन दैट डिस्प्ले द कोड व्हाट फॉर व्हाट पर्पस द कोड हैज बीन रिटन। इसलिए हम यूज करते हैं कमेंट। इट इज जस्ट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस व्हिच डिस्क्राइब द स्टेटमेंट पर्पस। ओके, विद इन द कोड, यानी कोड में आपने जो कोड लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उनका पर्पस क्या है, ये वो कोड लाइन लिखे गए हैं उनको बताने के लिए डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस में हम इसको यूज करते हैं कमेंट को। ओके, यू कैन इंक्लूड ए कमेंट बाय दिस। अब तुमको एक कुछ मेथड बताया गया है, ये सिंबल एक ये तरीका है, एक ये है और एक ये है। यानी कि आप अगर आप ये सिंबल लगाते हो, यानी कि ये सिंबल ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, और बीच में आपके सारे कोड जो भी आप लाइन लिखना चाहते हो वो लाइन आप यहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब ये है इट कैन यूज फॉर मल्टीपल लाइन। इसके बीच में जो कुछ भी लिखोगे वह क्या है, वह कमेंट है, वह कंपाइलर के द्वारा जब एग्जीक्यूशन होगा कोड तो वहां पे उसको चेक, इसको रीड नहीं किया जाएगा कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, तो यह क्या करेगा, इट इज यूज्ड फॉर मल्टीपल लाइन। आप जैसे चाहे लाइन कितने
लिख सकते हो सिंबल के भीतर। अब वही में दूसरा होता है दो दो डैश है। दिस टेक्स्ट कैन नॉट एक्सटेंड टू ए नल न्यू लाइन। ओके, तो अगर आप ये सिंबल लगा रहे हो तो ये सिंगल लाइन में ही काम करता है, डबल लाइन में या मल्टीपल लाइन में इसको आप नहीं लेके जा सकते हो। जैसे कि ये क्या है, मल्टीपल लाइन में ये काम करता है, लेकिन ये मल्टीपल लाइन में काम नहीं करता, ये केवल सिंगल लाइन में ही काम करता है। सेम वैसे ही हैश, ये भी क्या करता है, दिस टेक्स्ट कैन नॉट एक्सटेंड टू अ न्यू लाइन, यह भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये यूज करो या फिर ये यूज करो, तो इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये केवल कैन नॉट एक्सटेंड टू द न्यू लाइन। ओके, अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट लाइन, एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन कंटेन मल्टीपल कमेंट ऑफ बोथ स्टाइल। लेकिन जो हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं वह जितने चाहे उतने इनमें से कमेंट हम यूज कर सकते हैं, अपने जो हिसाब से जहां चाहे जितनी बार चाहे उसके बाद कमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने दो टर्म बात किया था। चलिए आगे और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक थैंक यू।